नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं अनुसंधान की कक्षा में, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि खास करके हम देखेंगे एनटीए नेट के दृष्टिकोण से तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और ये सबसे ट्रेंडिंग एक मेथड भी है, जो कि एथनोमेथडोलॉजिकल रिसर्च, जिसको कि हम नृजातीय अनुसंधान के नाम से जानते हैं, नृवंश विज्ञान अनुसंधान के नाम से जानते हैं, नृजातिक शोध के नाम से जानते हैं, नृवंश शोध के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम अंग्रेजी में भी एथनोग्राफी कहते हैं, या फिर एथनोमेथडोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं, या फिर एथनोमेथडोलॉजिकल मेथड कहते हैं, या फिर मेथडोलॉजिकल ऑफ पीपल ऑफ मेथडोलॉजी क्या कहते हैं, पीपल ऑफ मेथडोलॉजी, पीपल ऑफ मेथडोलॉजी भी इसे कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की। तो इसकी जो शुरुआत की, ये माना जाता है कि हेराल्ड गारफिंकेल के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। अब हम जानते हैं कि ये जो बहुत सारे इसको एथनोमेथडोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं, पीपल ऑफ मेथडोलॉजी कहते हैं, ये मुख्य रूप से इसलिए कहते हैं कि ये क्या होता है, स्टडी ऑफ पीपल। क्या होता है? स्टडी ऑफ पीपल। खास करके आप यहां पर देखिए तो हर में नृ शब्द जुड़ा है, नृवंश जुड़ा है, नृजातिक जुड़ा है, नृजातीय जुड़ा है, अर्थात नृ का अर्थ नर से होता है। क्या होता है? नर होता है, अर्थात मानव। ये मानवीय गुणों को, मानवीय संस्कृतियों को, मानवीय समुदायों को, या अन्य बहुत सारी जो अलग अलग प्रकार के जो समुदाय होते हैं, कम्युनिटी होते हैं, उन सारे पक्षों का इसमें समागम होता है। तो इसी के कारण से स्टडी ऑफ पीपल कहा जाता है इसको। अब इसकी जो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम आज क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस नृजातीय अनुसंधान के बारे में हम संपूर्ण चीज़ों को जानेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है। फिर इसके सारे पक्षों को जानेंगे कि किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। फिर इसके जो बहुत सारे प्रचलित जो शब्द हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके प्रकार को हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसमें डाटा कलेक्शन किस प्रकार से होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अर्थात तमाम ऐसी जुड़ी हुई सारी चीज़ों को हम इसमें समेटने की कोशिश करेंगे जो इसके संदर्भ में आते हैं। अब हम इस सीधे नृजातीय अनुसंधान या एथनोग्राफी रिसर्च पर आते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि स्टडी ऑफ पीपल होता है। ये पीपल के बारे में, लोगों के बारे में स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जिसमें किसी विशेष समुदाय का हो सकता है, किसी विशेष लोगों के बारे में हो सकता है, किसी विशेष समुदायों के बारे में, किसी विशेष संस्कृतियों के बारे में, किसी विशेष कल्चर के बारे में, किसी विशेष समाज के बारे में, किसी विशेष क्षेत्र के रहने वाले लोगों के बारे में। अर्थात इसमें तमाम ऐसी चीज़ों को जोड़ा जाता है जो कि किसी खास चीज़ों के बारे में हमें जानने की इच्छा होती है। अब जब जानने की इच्छा होती है तो हम क्या क्या करते हैं इसमें, ये जब सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसमें खास चीज़ जो है कि इसमें हम क्या करते हैं कि ये चेन अर्थात श्रृंखला बनाते हैं, लोगों की श्रृंखला बनाते हैं। क्या करते हैं लोगों की श्रृंखला में? क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे रिसर्च में या ऐसे समुदायों के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं जो कि कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग वहाँ रहते हैं, कुछ लोग और दूसरी जगह रहते हैं। तो अर्थात छितराया हुआ,
जब छितराई हुई जनसंख्या पर हम विशेष कम्युनिटी के समुदायों पर हम अध्ययन करने जाते हैं तो हमें खुद नहीं पता है कि इस समुदाय के यहाँ तो कुछ लोग मिल गए, फिर दूसरे कहाँ पर जगह मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि उन्हीं लोगों से उन सारी चीज़ों को पूछने की कोशिश करते हैं कि वो लोग फिर से और कहाँ मिलेंगे, फिर वहाँ गए तो फिर से और लोग कहाँ मिलेंगे, फिर और लोग कहाँ मिलेंगे। अर्थात हम एक प्रकार से क्या करते हैं, इसमें श्रृंखला को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, श्रृंखला को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब जब सारी श्रृंखलाओं को, क्योंकि अगर छितराए हुए हैं, अगर मान लीजिए कि इकट्ठा हैं तो और ज़्यादा हमारे लिए बढ़िया है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल छितराया हुआ ही रहता है। लेकिन अगर छितराया हुआ है और उस पर हम अगर स्टडी करने जा रहे हैं तो हम इसके बारे में, क्योंकि इसके पास में ये है तो इसके बारे में इसको पता होगा, फिर इसके पास में ये है तो इसके बारे में ये पता होगा। अर्थात हम उसको चेनिंग करने की कोशिश करते हैं, श्रृंखलाबद्ध उसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसका और भी कुछ खास चीज़ें हैं। जब भी हम एक एज अ रिसर्चर जानने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों को, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस पर हमें करना है, रिसर्च करना है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं दूसरे लोगों से अध्ययन के द्वारा विभिन्न चीज़ों को। फिर हम परमिशन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विशेष लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए कि किसी खास स्कूल पर हम करने जा रहे हैं तो वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षक हैं, वगैरह वगैरह हैं, उससे हम करेंगे। अगर किसी कंपनी विशेष पर हम करने जा रहे हैं तो उस कंपनी के जो CEO होंगे, जो डायरेक्टर होंगे, वगैरह वगैरह जो होंगे, उनसे हम परमिशन लेंगे। अगर किसी, मान लीजिए कि विशेष समुदाय के लोगों को जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है और वो मतलब हमारे लिए घातक भी हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों पर हमें थोड़ा सा बचने की कोशिश होती है। और इस विशेष परिस्थितियों में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह से परमिशन लेना जरूरी होता है। अर्थात ये विभिन्न पक्ष हो जाते हैं। फिर हम इसमें एक अनुसंधाता के तौर पर नहीं रहते हैं, बल्कि एक प्रतिभागी वहाँ पर बन जाते हैं। और हाँ, ये गुणात्मक पद्धति है, संपूर्ण रूप से ये गुणात्मक पद्धति है। इसमें क्वांटिटी का कोई जगह नहीं है, सिर्फ ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। तो ये गुणात्मक पक्ष है। फिर इसमें जैसे कि रिसर्चर एज खुद प्रतियोगी हो जाता है, प्रतिभागी हो जाता है, प्रतियोगी नहीं, प्रतिभागी हो जाता है, और सारी चीज़ें उसके डेप्थ को समझने की कोशिश करता है, डेप्थ की समझने की कोशिश करता है। फिर डीपली ऑब्जर्वेशन इसमें होता है, डीपली ऑब्जर्वेशन होता है, डीपली साक्षात्कार होता है। इसमें हर एक चीज़ जो होती है वो गहराई पूर्ण तरीके से होती है। अर्थात हर एक पक्षों को हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत पड़ती है। इस अनुसंधान में जो अनुसंधाता होता है वो खुद लंबे समय तक उन लोगों के साथ रहता है, उन कम्युनिटी के साथ रहता है, उन संस्कृतियों के लोगों के साथ रहता है जिस पर वो कर रहा है। फिर इसमें जो डाटा कलेक्शन वगैरह होता है वो साक्षात्कार के द्वारा होता है, अवलोकन के पद्धतियों के द्वारा होता है, रिकॉर्डिंग के द्वारा आता है, विभिन्न रिकॉर्डिंग तरह के रिकॉर्डिंग उसमें किया जाता है। फिर उसमें सारी गुणात्मक पक्षों को जोड़ा जाता है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें ये जो आपका एथनोग्राफी रिसर्च है, इसमें सम कॉमन terms used by ethnographers। Some common terms used by एथनोग्राफर्स के द्वारा जो करने जा रहा है, अर्थात अनुसंधाता कह सकते हैं, उसके द्वारा कुछ कॉमन टर्म्स क्या यूज किए जाते हैं। जैसे कहा जाता है सिंबल्स, कल्चरल पैटर्निंग, कल्चरल पैटर्निंग, सिट,
टैसिट नॉलेज, सिचुएशनल रिडक्शन। ये प्रायः जो चीज़ें हैं, ये टर्म्स को यूज़ किया जाता है, कुछ तमाम शब्द जो हैं, सामान्य शब्द जो हैं, इसको यूज़ किया जाता है किसके द्वारा? जो एथनोग्राफर्स हैं, अर्थात जो नृजातिक अनुसंधान को करने वाले हैं। जैसे सिम्बॉल्स, अर्थात जिस कम्युनिटी, जिस समुदाय, जिस संस्कृतियों के लोगों के या जिस क्षेत्र विशेष के लोगों पर वो अध्ययन करने जा रहा है, उसका सिंबल क्या है, अर्थात उसके कुछ खास पक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या है। फिर कल्चरल पैटर्निंग, उन्हीं सारे सिंबल्स को जब हम इकट्ठा करके एकत्रित करते हैं और उसका हम क्या करते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आर्ट अगर है, उस संस्कृतियों के लोगों के या उस समुदाय के लोगों में अगर कुछ आर्ट है, तो एक घर में अगर हम देखें कि वो आर्ट मौजूद है, तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सब में होना चाहिए, तभी उसका हम पैटर्न बना पाएंगे ना। अगर एक में मिलेगा और दूसरे में, तीसरे, चौथे में नहीं मिलेगा, तो हम कभी उसका पैटर्न तो नहीं बना पाएंगे। तो क्या होना चाहिए, उसमें कल्चरल अर्थात संस्कृतियों के जो पैटर्न हैं वो भी उसमें आने चाहिए, अर्थात उसकी जो विशेषताएँ हैं। इसके बाद आता है टैसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज अर्थात मौन ज्ञान। मौन ज्ञान क्या है कि कुछ सारी संस्कृतियां ऐसी होती हैं जिसमें कि कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि मौन रूप में रहकर ही हम समझ जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, अगर किसी के घर पर उत्सव है, मान लीजिए कि उस संस्कृतियों से रिलेटेड अगर किसी के घर पर उत्सव है, तो हम बिना कहे, बिना पूछे हम मिठाई लेकर के पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उत्सव है, खुशी का माहौल है, तो खुशी का माहौल है, तो इसके कारण से हम वहां पर मिठाई दे जाते हैं। तो ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये खुद से ही हमें क्या होता है, मौन ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। फिर आपका सिचुएशनल रिडक्शन क्या है? तो सिचुएशनल रिडक्शन में कुछ मान लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर कमी है, कोई भी चीज़ की अगर कमी है, सपोज मान लीजिए कि कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अगर उस समुदाय विशेष में ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति में तल्लीन हैं या उसमें लगे हुए हैं, तो उसके कोई एक कारण नहीं हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसमें ऐसा हो सकता है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के वहाँ पर लोग रह रहे हों, उसके जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हों। उसमें जो शिक्षित लोग हैं उसकी कमी है, अर्थात असाक्षर लोग हैं, अशिक्षित लोग सब हैं। फिर उसके जो पैटर्न चले आ रहे हैं, उसके जो वातावरण हैं, उसके जो माहौल हैं, उसके जो कम्युनिटी के लोग हैं, या फिर उसके जो अभिभावक लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को ज़्यादा उन चीज़ों में आगे नहीं कर पाते हैं। ये सब सारी चीज़ें, अर्थात एक चीज़ें वहाँ पर अगर हम कमी की देखेंगे तो वहाँ पर एक कारण नहीं बल्कि उसके आगे पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसके कारण से वो क्या है, किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति में वो ज़्यादातर लोग वहाँ पर लगे हुए दिखाई पड़ते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कि टाइप्स ऑफ जो एथनोग्राफिक रिसर्च है, अर्थात टाइप्स ऑफ एथनोग्राफी। तो टाइप्स ऑफ एथनोग्राफी में हम यहाँ पर देखेंगे MACRO, माइक्रो एथनोग्राफी। दूसरा आता है आपका माइक्रो एथनोग्राफी। तीसरा आता है आपका इमिक पर्सपेक्टिव, और चौथा आता है आपका एटिक पर्सपेक्टिव। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के माने गए हैं
4 प्रकार के जो माने गए हैं वो आपका है एक मार्को एथनोग्राफी, दूसरा है आपको माइक्रो एथनोग्राफी, तीसरा है आपका इमिक पर्सपेक्टिव और चौथा है आपका एटिक पर्सपेक्टिव। अब ये होता क्या है आप ये जानिए। ये जो मार्को एथनोग्राफी है, ये मार्को एथनोग्राफी वो होता है जो कि बड़े पैमाने पर होता है, अर्थात बड़ा, कुछ बड़ा। जैसे अगर मुझे पूरे इंडिया में किसी विशेष समुदाय के लिए अगर हमें रिसर्च करना है तो पूरा इंडिया पूरा उसका क्षेत्र है। अब वो इंडिया में कहाँ कहाँ वो समुदाय पाया जाता है और कहाँ कहाँ पर है, सारी चीज़ों को हमें देखना है, उसको पार्टिसिपेट करना है, ये करना है, वो करना, सारी चीज़ें करनी है। तो पूरे इंडिया में जब करना है तो बड़ा लेवल है, उसका पैमाना बहुत बड़ा है। तो जब हमें बहुत बड़े पैमाने पर करना होता है ये नृजातीय शोध, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मार्को एथनोग्राफी कहते हैं। फिर आपको माइक्रो एथनोग्राफी, तो माइक्रो एथनोग्राफी है कि सूक्ष्म अर्थात छोटा। जब मुझे कभी भी छोटे पैमाने पर, जैसे किसी विशेष समुदाय पर, लोकल जैसे छोटे समुदाय पर अगर हम कर लिए, किसी छोटे संस्कृतियों पर कर लिए, किसी इस समाज पर कर लिए, किसी संस्था पर कर लिए, अर्थात ऐसे जब हमें उसका जो लेवल है वो छोटा हो, उसका स्वरूप जो है वो छोटा हो, ऐसे छोटे समूह या छोटे समुदाय या छोटे संस्कृतियों या छोटे कल्चर, ऐसे छोटे संस्कृति तो हम नहीं कह सकते हैं, तो उसको हम छोटे लेवल पर जब हम एथनोग्राफिक रिसर्च करते हैं उसको हम माइक्रो एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। फिर आपका इमिक आता है, इमिक पर्सपेक्टिव। तो इमिक पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि जब हम जिस समुदाय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस संस्कृति का अध्ययन करने जा रहे हैं, उस समुदाय या उस संस्कृतियों के लोगों से ही, खुद उनके लोगों से ही, उनके संस्कृतियों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनकी सभ्यता के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में जब उनसे हम खुद ओपिनियन लेते हैं कि भैया आपका ये बताइए कि आपका ये जो, आपकी ये जो सभ्यता है, आपकी ये जो संस्कृति है, आपका ये जो कल्चर है, आपका ये जो वातावरण है, इसको आप कहाँ कितने हद तक आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं। तो उनका जब हम खुद से, अर्थात जिस सभ्यता, जिस संस्कृतियों पर कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी पर कर रहे हैं, जिस समुदाय पर कर रहे हैं, उन्हीं संस्कृतियों, उन्हीं सभ्यताओं, उन्हीं समाजों के लोगों या उन्हीं समुदायों के लोगों से जब हम उन्हीं के संस्कृतियों के बारे में हम खुद ओपिनियन लेते हैं तो उसको ही क्या कहा जाता है, इमिक पर्सपेक्टिव कहा जाता है। और इस इमिक पर्सपेक्टिव वो होता है जैसे कि मान लीजिए कि जिस समुदाय पर हम कर रहे हैं, जिस संस्कृति पर हम कर रहे हैं, जिस समाज पर हम कर रहे हैं एथनोग्राफी, तो उसको छोड़ करके बाकी लोगों से हमें ये जानने की कोशिश करना कि उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनका समाज कितना अच्छा कितना बुरा है। अर्थात उसको छोड़ करके जिस पर हम कर रहे हैं बाकी लोगों से ओपिनियन लेना क्या होता है, एटिक पर्सपेक्टिव कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें मान लीजिए कि जो कच्छ इलाका है, अब कच्छ के इलाके से अगर हम उस पर कर रहे हैं तो कच्छ के लोगों से अगर हम खुद उनकी सभ्यताओं पर, अगर उनकी संस्कृतियों पर अगर हम कर रहे हैं और उन्हीं के लोगों से, वहीं के लोगों से, उन्हीं के अपने समाज के लोगों से उनके संस्कृतियों के बारे में अगर हम पूछताछ करते हैं, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं, तो वो किस में आएगा, आपका इमिक में आएगा। और अगर हम उस कच्छ के लोगों को छोड़ करके रेस्ट ऑफ इंडिया या रेस्ट ऑफ क्या कह सकते हैं, कच्छ, अगर हम बाकी लोगों से ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं तो वो किस में आएगा, आपका एटिक पर्सपेक्टिव में आएगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो एथनोग्राफिक रिसर्च है इसके स्टेप्स क्या हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर टाइप्स था, यहाँ पर हम टाइप्स के बदले हम क्या लिख देते हैं, तो स्टेप्स ऑफ एथनोग्राफी। तो सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा, सिलेक्शन, फिर
रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आइडेंटिफिकेशन, वेरिएबल्स, एंट्री, कल्चर, इमर्सन, कलेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। तो यहाँ पर ये जो स्टेप्स हम देखेंगे, तो स्टेप्स में हम देखेंगे कि सबसे पहले सिलेक्शन की प्रक्रिया आती है। सिलेक्शन की प्रक्रिया के बाद हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, फिर एंट्री, फिर कल्चर इमर्सन, फिर डाटा कलेक्शन और फिर अंत में एक सिद्धांत अर्थात डेवलप ऑफ थ्योरी। तो इसमें होता क्या है, सिलेक्शन क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष का चयन करते हैं कि हमें किस समुदाय पर करना है, किस कम्युनिटी पर करना है, किस समाज पर करना है, किस सभ्यता पर करना है, किस संस्कृतियों पर करना है, अर्थात उसके बारे में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। जब हम सिलेक्शन कर लेते हैं तो जिस विशेष सभ्यता, जिस विशेष संस्कृति, जिस विशेष समुदाय, जिस विशेष समाज के जिस विशेष क्षेत्र के बारे में हमें करना होता है, तो उसके विषय में आज तक जितने भी डाटा उपलब्ध हैं, अर्थात जितने भी ग्रंथ उपलब्ध हैं, जितने भी साहित्य उपलब्ध हैं, उन सारे बुक्स को, सारे साहित्यों को हम पढ़ डालते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं कि आज तक क्या वहाँ पर खुल के सामने आता है। फिर उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, अर्थात उस समाज में क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो उनसे संबंधित सारी जानकारी को जो हम इकट्ठा करते हैं, क्या हो रहा है, तो उसके वेरिएबल्स को हम वहाँ पर खोजने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद जब हम वेरिएबल्स को भी खोज लेते हैं तो फिर हम एंट्री करते हैं। अब हम मुख्य रूप से इस अनुसंधान में हम एंट्री कर रहे हैं। तो एंट्री करने में हम क्या करते हैं कि उसके समुदाय के साथ, लोगों के साथ जाते हैं, पूछताछ करने के लिए, उससे जान पहचान करने के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद कल्चर इमर्सन, अर्थात उस कल्चर के साथ, उस संस्कृतियों के साथ, उन लोगों के साथ, उन समुदायों के साथ जिसके साथ हमें करना है, उसके साथ हम घुलते मिलते हैं। पहले अपना रिलेशन बिल्डअप करते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिलेशन जब बिल्डअप करेंगे तभी वो हमें अपना मानेगा, नहीं तो हमें अपना नहीं मानेगा और हमारे सामने में वो अलग व्यवहार करेगा। जो उसका व्यवहार नेचुरल है वो ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिलेशन को बिल्डअप करते हैं, अपना रिलेशन। और हम ये जानने की, हाँ, और एक चीज़ ये भी कि हम उसी के तरह वहाँ पर रहते हैं, जिस प्रकार से वो लोग रह रहा है उसी प्रकार से हम भी रहते हैं। ये नहीं कि भैया हम पीएचडी करने आए हैं, हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, हमारा ऐसा है वैसा है, अपनी सारी चीज़ों को वहाँ पर, विशेषताओं को नहीं बतलाना है, बल्कि जैसी वहाँ पर प्रथा है, जैसे समाज हैं, जैसी सभ्यता है, जैसी संस्कृतियाँ हैं, जैसे लोग हैं, उसी प्रकार से उन लोगों के साथ रहन सहन, खान पान, भाषा, ये सारी चीज़ों को मेल जोल करना। फिर उसके बाद डाटा कलेक्शन। जब डाटा कलेक्शन करते हैं तो मुख्य रूप से इसमें अवलोकन पद्धति, जो अवलोकन भी हम डीपली करते हैं। क्यों करते हैं डीपली? क्योंकि उसके साथ हम लंबे समय तक रहते हैं। जब हम लंबे समय तक रहते हैं तो उसके साथ, उसके एकदम से खास सारे पक्षों को हम क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। अवलोकन करते हैं, फिर उससे इंटरव्यू करते हैं और ये इंटरव्यू होता है असंरचित साक्षात्कार, जिसको कि हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। उसका प्रयोग करते हैं हम। स्ट्रक्चर्ड का यहाँ पर प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी करते हैं। फिर उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करते हैं, अर्थात ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से हम आज के समय में ये सब चीज़ों को हम कर सकते हैं। फिर
जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उसको हम लिखते भी जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम देखे फिर उसको भूल गए। तो ऐसा नहीं, जो हमने देखा सुना उसके साथ अनुभव किया, अपने सारे अनुभवों को, उसके सारे पक्षों को हम क्या करते जाएंगे, उसको क्रमशः लिखते भी जाएंगे, जिससे कि हमारे पास वो डेटा आते रहे और सही डेटा मिले। फिर उसके बाद जब हम सारे पक्षों को वहाँ पर अपने अनुभव कर लिए हैं, जब सारे डाटा भी हमारे पास आ चुके हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक संपूर्ण रूप से एक कहानी को विकसित करते हैं उस समुदाय के बारे में, उस संस्कृतियों के बारे में, उस समुदाय के बारे में, उस कम्युनिटी के लोगों के बारे में हम एक संपूर्ण कहानी विकसित करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार की कहानी जो कि एक आपस में जुड़ी हुई हो, क्योंकि आप एक उपन्यास पढ़ते हैं ना, उस उपन्यास में ऐसा कभी रहता है कि मतलब एक शब्द ऐसा है और फिर बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ, उससे संबंध दूसरा शब्दों का नहीं है या दूसरे पैराग्राफ का नहीं है, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। तो कहानी भी इस प्रकार से हम बिल्डअप करते हैं जो कि एक कड़ी, दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, सारी कड़ी एक आपस में जुड़ी हुई हों। और फिर जब हम ये सारे पक्षों को, ये हम सारी चीज़ों को हम कर लिए, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि जब हम कहानी को बिल्डअप कर लिए, थ्योरी बिल्डअप कर लिए, तो फिर से हम उन समाज में जाएंगे कि क्या हमारी कहानी बस वास्तविक में सही है अथवा नहीं। उसको हम जांचने की कोशिश करेंगे, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे द्वारा जो कहानी बिल्डअप की गई है वो कहाँ तक उसमें सच्चाई है और कहाँ तक सच्चाई नहीं है। अगर मुझे लगता है कि कहीं पर उसको फेरबदल करना है तो वो हम करते हैं। अगर नहीं, हमें लगता है कि नहीं, ये संपूर्ण कहानी बिल्कुल अच्छी है, सच्ची है और एकदम से परफेक्ट है, तो हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो इसमें सबसे अहम बात कि एक प्रतिभागी, एक अनुसंधाता खुद प्रतिभागी बन जाता है, एक सारे पक्षों को जानने की कोशिश करता है, एक जो भी जिस भी संस्कृतियों के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके रहन सहन, उसके खान पान, उसके कल्चर, उसके उत्सव, उसके त्यौहार, उसके भाषा, उसका रहन सहन, उसका वातावरण, मतलब हर एक पक्षों का हम अनुभव करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, फिर लिखित रूप में उसका डाटाबेस तैयार करते हैं। सारी चीज़ों को हम ये करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि आप एथनोग्राफिक रिसर्च या एथनो मेथोडोलॉजिकल जो रिसर्च है या मेथड है, उसको आप बेहतर तरीके से जाने होंगे। आप इसी प्रकार से पढ़ने के लिए एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।